गौरी, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि गर्मी गर्मी बाहर से खाना मत मंगवा। उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं और साथ ही ज्यादा बाहर का खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। मैं तुझे कितनी बार तो बोल चुकी हूँ, फिर तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं घर में खाना बनाऊं या फिर रेस्टोरेंट से मंगवाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मेरे पास पैसे हैं और मैंने एक बहुत ही अच्छी और बड़ी जगह से खाना ऑर्डर किया है, तो आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात पैसों की नहीं है गौरी, तो फिर किसकी है? अगर बात पैसों की नहीं है तो फिर किसकी है माँ जी? देखिए माँ जी, मुझे आपसे घर के खाने और बाहर के खाने को लेकर कोई बहसबाजी नहीं करनी है। मैंने ऑर्डर कर दिया है खाना, और वो एक बहुत ही अच्छे, बड़े और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का खाना है, तो प्लीज आप खा लेना। गौरी सुमित्रा से ऐसे बोलते हुए चली गई। सुमित्रा के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर के बाद गौरी का ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया, जिसको खाने के लिए पूरा परिवार टेबल पर था। लेकिन बाहर का खाना इतने ज्यादा मिर्च मसालों वाला था कि सभी खाना कम खा रहे थे और पानी ज्यादा पी रहे थे। गौरी, जल्दी से बर्फ वाला पानी लाओ। हाय हाय, पूरे मुंह में आग सी लग रही है। ये लीजिए। अरे जलन हो रही है बहू, मुझे भी बर्फ वाला पानी ला कर दे। हे भगवान, गर्मी में कितने मिर्च मसाले से भरा खाना है, इसको तो पेट के लिए हजम करना भी भारी हो गया। गणेश की बात सुनकर गौरी का मुंह बन गया। थोड़ी देर में सभी का पेट भर गया, लेकिन खाना ज्यादा नहीं उठा था और उसकी सीधी सी वजह खाने का ज्यादा तीखा होना था। देखा तूने गौरी बहू, तेरा एक्सपेंसिव मंगाया हुआ खाना आधे से भी ज्यादा बच गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये खाने के नाम पर आग है आग। अब आगे से गर्मी गर्मी ऐसे बाहर से खाना ना मंगवाना। सुमित्रा ऐसे ही गौरी को समझाने लगी, जिस पर गौरी बस मुंह बना रही थी। गौरी और तानी दोनों सुमित्रा की बहुएं थी। गौरी अमीर परिवार से थी और तानी गरीब देसी परिवार से थी। गौरी को खाना वगैरह बनाने का शौक नहीं था, जिसकी वजह से वो हमेशा बाहर से खाना मंगवाती थी। लेकिन सुमित्रा को बाहर का खाना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो हमेशा उसे रोकती थी। एक टाइम गौरी खाना मंगवाती तो दूसरे वक्त तानी सभी के लिए खाना बनाती थी, और अब तानी के खाना बनाने का वक्त था। मैंने जो कल दही बनने को रखी थी वो बन गई होगी शायद। हाँ, एकदम बेहतरीन दही बनी है। अब एक काम करती हूँ, गर्मी का मौसम है और माँ बाबा को जलन वगैरह भी हो जाती है, तो मैं ना सभी के लिए ठंडा सा खाना जैसे उबले हुए चावल और दही बड़े बना देती हूँ। सभी को अच्छे लगेंगे और साथ में ठंडा ठंडा नींबू पानी बना दूंगी, तो सभी खुश हो जाएंगे। तानी ऐसी ही थी, वो सभी की सेहत और पसंद का ख्याल रखती थी। उसने जैसे बोला वैसे ही किया। सभी के लिए दही बड़े के साथ चावल बनाकर उसने नींबू पानी भी बना दिया, और रात को सभी को वो ठंडा ठंडा खाना सर्व किया, जिसको खाने के बाद उसका ससुर बोला, दोपहर के वक्त जितना बुरा खाना मिलता है, शाम को उतना ही अच्छा मिलता है। बहू, तेरी देसी ठंडी डिशेस का तो जवाब ही नहीं है। गणेश की बात सुनकर गौरी चिढ़ गई, लेकिन तानी खुश हो गई। ऐसे ही आज के दिन ज्यादा बाहर का खाना खाते खाते गणेश के सीने में जलन होने लगी। वो कर ही रहा था कि उसके पास गौरी आई। बाबा, आज दोपहर के खाने में ना मैंने तो मोमोज और नूडल्स मंगवा लिया। अरे तू चुप कर, जब देखो मोमोज होमोज। अरे किसी और चीज की नहीं सूझती है तुझे? यहाँ मेरी जलन की वजह से जान निकली जा रही है और तुझे मोमोज की पड़ी है। जा, कुछ खाने को लाकर पीने को दे। क्यों लाऊं? खुद उठकर पी लीजिए। हाय पड़े मुझसे मांगने वाली, मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो मैं आपको ला कर दूं? गौरी, ये तुम बाबा से किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें बाबा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए? ये तो जैसे मुझसे बहुत तमीज से बोल रही है। ऐसा है भाभी, अगर आपकी नाजुक कली जैसे शरीर को ज्यादा दिक्कत होती है ना बाहर का खाना खाने से, तो खाना छोड़ दीजिए। ठीक है बहू, अब से तेरा रसोई में खाना बनाना बंद। अब से अगर तू अपने हाथ से खाना बनाएगी तो ही हम खाएंगे, और बाहर का ही खिलाना है तो हमारी तानी बहू है हमारा पेट भरवाने को। ठीक है, तो अपनी तानी बहू से ही बनवाइए और खाइए। मुझसे कोई भी कुछ भी बनाने को मत बोलना। मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ जो किसी के ऊपर निर्भर रहे। मैं बाहर से मंगवा कर खुद खा लूंगी। गौरी ऐसे बोलते हुए कमरे में चली गई। उसके घर वाले उसे बहुत बाहर के खाने के नुकसान समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसे किसी की भी बात समझ नहीं आती थी। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए। अब से दोनों वक्त तानी ही रसोई में सभी के लिए हल्की मिर्ची का खाना बनाती थी, जो काफी ठंडा भी होता था, और गौरी बाहर से ही मंगवाकर दोनों टाइम खाना खा रही थी। आज तो बड़ी गर्मी है, ऐसे में कुछ भी भारी खाना अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करूंगी, आज सभी के लिए रसम बना दूंगी और साथ में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत। अकेले अकेले क्या बातें हो रही हैं। वैसे बहू, मैं बोल रही थी कि रूह अफ़ज़ा के साथ नमक की छाछ भी रख लेना, मेरा ठंडी ठंडी छाछ पीने का मन है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। और कुछ भी अगर खाने पीने का मन हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और नहीं, बस यही बना ले। वैसे भी गर्मी में ज्यादा कुछ खाने को मन नहीं करता और तू भी परेशान होगी।
तानी ने सभी के लिए हल्के मिर्च मसाले की रसम और ठंडा ठंडा शरबत बना दिया। वहीं दूसरी तरफ गौरी थी जिसने आज फिर से बाहर से ही खाना ऑर्डर किया। आज तो मैंने बढ़िया रमयम मंगवाया है, तूने फिर आज बाहर से खाना मंगवा लिया। गौरी मैं तुझे कितनी बार बताऊं कि गर्मी में ऐसे बाहर का खाना ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। और जरा अपनी हालत देख, तू तो मुझे पहले के आगे कुछ कुछ मोटी सी भी लग रही है। हाँ, अब तो आपको मेरे अंदर कमियां दिखाई देंगी ही माँ जी। नहीं बेटा, मैं तेरे अंदर कमी नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो बस चुप कीजिए, मेरा जो दिल करेगा और जैसा दिल करेगा मैं खाऊंगी। गौरी को किसी की भी समझाई हुई बात समझ में नहीं आती थी। उसने अपनी सास से भी बहस ही की, जिसके बाद सुमित्रा उससे कुछ भी नहीं बोल पाई। कुछ देर के बाद ही उसका खाना आ गया, जिसको गौरी ने अपनी मर्जी से खूब मिर्च मसालों को मिलाकर खाया। साथ ही वो हर मील के साथ ही शुगरी ड्रिंक्स भी लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और आज के दिन भी गौरी बाहर का ही खाना खा रही थी कि खाते खाते उसके पेट में दर्द उठ गया। मेरा पेट, मैं क्या करूं? गौरी खाते खाते ही टॉयलेट को भागी। टॉयलेट में ही उसका जीभ ही मिचलाने लगा और उसे उल्टी हो गई। लेकिन इस सब के बाद भी गौरी को सबक नहीं मिला। उसने खाना खाया और कुछ मेडिसिन लेने के बाद उसे आराम हो गया। इस घटना को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते के बाद फिर से गौरी की ऐसी ही तबीयत बिगड़ी। उसे उल्टियां होने लगी और साथ ही उसका पेट भी खराब हो गया। गौरी, तुम्हारी तो आंखें भी गड्ढे के अंदर को जा रही हैं। चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ, हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं जी, मैं नहीं जा सकती, मेरे पेट में बहुत दर्द है और चला भी नहीं जाएगा। मेरे बस की नहीं, आप डॉक्टर को यहीं बुला कर ले आओ। गौरी की बात सुनकर मोहन ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया और फिर गौरी का चेकअप करवाया। देखिए जी, मैंने सारा चेकअप कर लिया है। सारी कमी आपकी पत्नी के पेट में है। ज्यादा बाहर का और मसालेदार खाना खाने की वजह से इनका पेट खराब हो गया है। साथ ही अनहेल्दी ठंडे ड्रिंक्स लेने से इनका शुगर लेवल भी डगमगा रहा है। गर्मी के मौसम में जितना हो सके लाइट और ठंडा खाना खाइए। और अब मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं, वो ले लेना और इन्हें घर का हेल्दी खाना ही देना। डॉक्टर सारी बात समझाकर चला गया। अब इस सब के बाद सभी घर वाले बस गौरी का मुंह देख रहे थे। देखा बहू, हम लोग क्यों तुझे रोका करते थे? हम कोई तेरे बुरे में थोड़े ही हैं बहू, तेरे अपने लोग हैं हम, और हमें तेरी चिंता भी है, लेकिन तू ये नहीं समझी। आप ठीक बोल रही हो माँ जी, मैं ही पागल थी जो आप सभी को अपना दुश्मन समझती थी, जबकि आप तो मेरे ही बारे में सोचते थे। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसे बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। अमीरी अपनी जगह है, लेकिन खाना घर का ही खाना चाहिए, क्योंकि अपनी सेहत भी बस अपने ही हाथों में होती है, और ये बात मैंने आज जानी है। इसी बात पर तुम अब ये घर का बना हुआ पौष्टिक दलिया खाओ और आगे से कभी बाहर के एक्सपेंसिव फूड पर मत मरना। तानी की बात पर गौरी ने बस गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, उसी दिन से गौरी सुधर गई और अब उसे अकल आ चुकी थी कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा। अब वो घर का बना हुआ खाना ही खाती थी, जिसकी वजह से वो ठीक भी होती जा रही थी और सभी खुशी खुशी रहते थे। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, रात में विदाई हुई थी पर आते आते दोपहर हो गई और मैं अपने फेस पर सनस्क्रीन भी अप्लाई नहीं कर पाई और अब मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया होगा। अच्छा बहू देख, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं। रितिका बहू, जा तो अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जा, देख क्या कह रही है बहू, और एसी चला देना। चलो देवरानी जी। अमीर सिमरन अपनी गरीब जेठानी के साथ अपने कमरे में आती है और आते ही शीशे के सामने अपने मेकअप बैग को खोलकर बैठ जाती है और पहले वेट वाइप से मेकअप हटाती है और फिर बैग से ब्रांडेड सनस्क्रीन निकालकर फेस पर अप्लाई करती है। अरे देवरानी जी, ये क्या है? ये क्या लगा रही हो मुंह पर? जेठानी जी, आपको इतना भी नहीं पता इसे सनस्क्रीन कहा जाता है। धूप में बाहर निकलने से पहले लगाते हैं ताकि स्किन डल ना हो। और ये कितने तक का आता है देवरानी जी आपका सनस्क्रीन? सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन। और ये कई तरह के आते हैं जेठानी जी, पर मैं अपने फेस पर सिर्फ ब्रांडेड सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ और ये सनस्क्रीन पूरे 30,000 का है। बाप रे, सिर्फ धूप से बचने के लिए इतना महंगा क्रीम लगाती हो देवरानी जी? इससे बढ़िया तो मेरे देसी नुस्खे हैं, जैसे चंदन का लेप, मुल्तानी मिट्टी, खीरे का रस। आप ये सभी चीज लगा कर भी धूप से अपनी त्वचा को बचा सकती हो। इसमें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? कर दी ना गरीबों वाली बात जेठानी जी। खैर, मुझे तो पता ही था कि आप एक गरीब घर से हो, पर इतनी गरीब हो कि ब्रांडेड सनस्क्रीन लगाने की बजाय घरेलू नुस्खे अपनाती हो, ये नहीं पता था। खैर, मैं आपको बता दूं कि मेरी सनस्क्रीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मेरे फेस पर सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही सूट करते हैं। अब सिमरन अपने फेस। अरे सुनने में आया क्या तुम्हारी बहनों? क्या सुनने में आया? इतने सस्पेंस में बात क्यों कर रही हो? बताती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि आस्था जी के दोनों बेटों की शादी। लो कर लो बात, सारे गांव ने इस पुश्तैनी परिवार की शादी देखी और तुम हमें ये पुरानी खबर दे रही हो।
और सुन तो लो बहना, तुम तो बस अपनी अपनी करने में लगी हो। मैं ये बोल रही थी कि आस्था जी के दोनों बेटों की शादी तो हो गई, लेकिन सुनने में आया कि जो बड़ी बहू है ना, पास वाले गांव के राजा की बेटी, आस्था जी को बस वो पसंद है। सुना है छोटी बहू उनके पति त्रिदेव जी की पसंद की है, और आस्था जी उससे काफी भेदभाव भी रखती हैं। है भेदभाव? अरे आस्था जी अपनी झूठी शान तो सबके सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि ये अच्छाई और सच्चाई की मूरत हो, और पैसे को लेकर भेदभाव है इनमें। कितनी गलत बात है। वही तो सुना है पहली रसोई में छोटी बहू को गरीब होने की वजह से शगुन कम दिया गया था। भगवान जाने क्या सच है। अब तो आस्था जी का असली चेहरा और दोनों बहुओं के साथ का बर्ताव जब सामने आएगा, जब इनकी गोद भराई होगी। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही आपस में बातें बना रही थीं। ये कहानी है शाही दीवारों के पीछे की। गोरखपुर नामक एक गांव में बहुत ही सदियों के साथ रहता हुआ एक पुराना पुश्तैनी खानदान रहता था। गांव वाले पुश्तैनी हवेली के अंदर रहने वालों की इज्जत किया करते थे, और जब भी पुरानी दीवारों के पीछे से कोई भी अच्छी या बुरी खबर उठती थी तो सारे गांव के लिए वो मुद्दा बन जाती थी। पुश्तैनी परिवार की छोटी छोटी खुशियां सारे गांव के लिए त्योहार की तरह थी। पुश्तैनी परिवार में अभी हाल ही में 2 बहुएं आई थीं, जिनमें एक अमीर और दूसरी गरीब थी। दीवारों के बाहर लोग बातें बना रहे थे, तो वहीं दीवारों के अंदर। रिद्धिमा बहू, ये ले, हीरो का हार मैंने खास तेरे लिए ही बनवाया था, लेकिन बस कामों के चक्कर में मैं ये तुझे देना याद ही नहीं रहा। और हाँ, ये एक सूट भी है, अपनी माँ के पास मेरी तरफ से तोहफे के रूप में भेज देना। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, सोनल को कुछ नहीं दिया आपने? जो जिस लायक होता है उसे उतना ही मिलता है, और जरूरी नहीं है कि तुझे कुछ दे रही हूँ तो इसको भी दूं। समझ आया बहू? तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन इसने क्या दिया? आस्था ऐसे ही बोलते हुए चली गई। सोनल की आंखों में आंसू आ गए कि फिर रिद्धिमा ने उसे समझाया। उदास मत हो, तुम तो जानती होगी कि किसी के दिल में जगह बनाने से नहीं बनती, जब कोई हमें खुद जगह देता है तब बनती है। इसलिए दुखी मत हो। पता है किताबें कहती हैं कि अच्छाई एक ना एक दिन जीत ही जाती है। तुम बस अपनी तरफ से कोई कमी ना रखना, देखना माँ जी तुम्हें भी अपना ही लेंगी। रिद्धिमा की बात से सोनल को हिम्मत मिली। सोनल ने फिर सबके लिए शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाया, लेकिन अपनी सास का दिल वो इतनी जल्दी नहीं जीत पा रही थी। देखते ही देखते समय गुजरा, और एक दिन वो आया जब सारी हवेली में खुशियां झिलमिलाने लगी। सारा गांव बस एक ही गुणगान गाने लगा, और वो था, अरे बहना, जिसका इंतजार था वो दिन बस आने वाला है। सुना है आस्था जी की दोनों बहुएं साथ साथ गर्भवती हुई हैं। अब होगी 9 महीने बाद गोद भराई। सही कहा, मुझे तो इस गोद भराई का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सारा गांव बस यही गुण गा रहा था। तो वहीं हवेली के अंदर, आस्था मान जाओ, दोनों बहुओं से जो तुम्हें वारिस मिलेगा वो हमारा अपना खून ही होगा, तो ये भेदभाव अब बंद करो। मैं देख पा रहा हूँ कि जब से सोनल और रिद्धिमा गर्भवती होने की खबर मिली है, तुमने रिद्धिमा को बस उसके कमरे में आजादी दी हुई है, और सोनल से तुम सुबह से शाम काम ले रही हो। अच्छा, तो और क्या करूं? उस गरीब को भी अपनी छाती पर महारानी बनाकर बिठा लूं? हद हो गई है आपसे तो त्रिदेव जी। एक तो गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की लाए हैं मेरे परिवार में, ऊपर से चाहते हो कि मैं उसे भी राजकुमारी की तरह रखूं, लेकिन ये ना हो पाएगा। माँ जी, खाना बन गया है, मैं ये भाभी को कमरे में दे आती हूँ। सोनल ऐसे बोलकर अपनी जेठानी के लिए खाना ले गई। हालांकि वो खुद भी गर्भवती थी, लेकिन उसे इस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, जो देखकर त्रिदेव को काफी बुरा लगा। ऐसी समय गुजर रहा था। दोनों बहुओं का 5वां महीना लग चुका था, और ऐसे में आज के दिन। पंडित जी, जरूरी नहीं कि 9वें महीने में ही गोद भराई की रस्म हो। मेरी बहुओं की जल्द ही गोद भराई कराना चाहती हूँ मैं, तो आप मुझे शुभ मुहूर्त बता दें। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का मुहूर्त कोई भी काम करने के लिए बहुत ही शुभ है। मेरी माँ ने तो कल ही बहुओं की गोद भराई कर दीजिए आस्था जी। आस्था ने यह फैसला अचानक में लिया। उसने दोनों बहुओं की गोद भराई अगले ही दिन की तय कर दी। जैसे ये खबर हवेली के बाहर गई तो आस्था की तरह सभी गोद भराई में जाने को किसी त्योहार की तरह तैयारी करने लगे। वहीं सोनल, अरे नहीं, मेरे माँ बाबा को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी गोद भराई तय हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? वो लोग इस खबर को सुनकर परेशान हो जाएंगे। पता नहीं बाबा कहीं मुझे सामान देने को कर्ज ना ले ले। सोनल को अपने परिवार की चिंता होने लगी। वहीं राजा की बेटी रिद्धिमा बस खुशियों में मगन थी। हवेली के आंगन को फूलों और पर्दों से एकदम बढ़िया तरीके से सजाया गया था, और सभी तरफ बस तैयारियां होने लगी।
मेरे पास तो कल पहनने को कोई कपड़े भी नहीं है। क्या करूं? अब तो लगता है कि मुझे खुद ही अपने लिए कुछ सिलना पड़ेगा। सोनल ने ऐसे बोलकर एक साड़ी निकाली और खुद से ही वो अपनी गोद भराई की ड्रेस बनाने लगी। वहीं आस्था ने रिद्धिमा को महंगा ड्रेस दिलवाया और उसके लिए बहुत तैयारियां भी की। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आया और सुबह से ही हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। रिद्धिमा के मायके से उसकी गोद भराई के लिए सामान आने लगा था। मालकिन, रिद्धिमा मालकिन के घर से ये मिठाई के डिब्बे और ये थाली भर जेवरात आए हैं, कहाँ रखने हैं? जहाँ पर सामान सजाया हुआ है ना, वहीं पर रख दो। मुझे पता था कि मेरी बहू के घर से ऐसे ही सामान आएगा। सारा आंगन भर गया है मेरा, और दूसरी तरफ इस बेहया के घर वाले अभी तक एक लुकमा नहीं भेजा। आस्था सोनल के घर वालों को कोसने लगी। देखते ही देखते मोहल्ले वाले और रिद्धिमा के घर वालों से हवेली भर गई और रिद्धिमा को आस्था स्टेज पर लाई। उसके बैठने के लिए रानी सिंहासन, साथ ही रानी हार और महंगे जोड़े में सजी हुई रिद्धिमा उस पर आकर बैठी और आस्था ने उसकी गोद भराई शुरू करवाई। आस्था जी, गोद भराई तो शायद दोनों बहुओं की है ना, तो दूसरी का तो बुलाओ। दूसरी की है, लेकिन वो दूर से ही देख ले, बस इतना ही काफी होगा। ये सारी तैयारी और सब कुछ मैंने मेरी बहू के लिए किया है ना कि उस गरीब के लिए। अब आप सभी ज्यादा दिमाग मत चलाइए और आकर मेरी बहू की गोद भराई करवाइए। आस्था की बात को सुनकर सभी लोगों ने रिद्धिमा की ही गोद भराई करवाना शुरू किया। सोनल बस दूर से सब देख रही थी। सोनल के घर वाले भी आ चुके थे, तो वो भी उसके साथ ही थे। माँ, बाबा, आप लोग जो ये एक थाली मेरे लिए सामान लाए हो, ये मुझे दे दो और आप लोग घर चले जाओ। इन बड़ी दीवारों में बसे बड़े लोगों के लिए ही जगह होती है यहाँ। आपको यहाँ से बस रुसवाई ही मिलेगी, तो आप इसका हिस्सा ना बनो। सोनल ने समझाकर अपने माँ बाप को वापस भेज दिया। कुछ देर बाद रिद्धिमा की गोद भराई खत्म हुई और सभी के जाने के बाद रिद्धिमा सोनल के कमरे में गई। सोनल, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ, बस अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया। क्या अमीरी इतनी जरूरी है? देखो, तुम दिल छोटा मत करो। जानती हूँ आज जो हुआ वो भूल पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी है तो हम परिवार ही, और एक ना एक दिन देखना माँ जी तुम्हें भी जरूर अपनाएंगी। बस अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो पैसे के मोल से ज्यादा हो। अरे हाँ, तुम्हें सिलाई करनी आती है, तुम गाँव की औरतों को सिलना सिखाना शुरू कर दो सोनल। तुम्हारी कला बढ़ जाएगी और इससे लोगों का भला होगा, और जब लोग तुम्हारी इस हवेली से नाम जोड़कर तारीफ करेंगे तो माँ जी को भी तुम्हारा वजूद दिखाई देगा। रिद्धिमा ने ज्यादा बातें नहीं की और वो सोनल को समझाकर उसके कमरे से निकल आई। बस फिर क्या था, सोनल को एक राह दिखाई दी और उसी दिन से उसने गांव की औरतों को फ्री में सिलाई सिखाने का निर्णय लिया। जब गांव की औरतों को ये पता चला तो हर इच्छुक औरत गरीब बहू के पास सिलाई सीखने को आई। देखना बेटी, मैंने ये गला सही से तो बनाया है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ झोल आ गया। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, हो जाएगा। सोनल ऐसे ही सभी को प्यार से सिलाई सिखाती थी, जिससे आस्था को गुस्सा भी आता था। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजर गया और वो दिन भी आया जब दोनों बहुओं की डिलीवरी हुई। सोनल के पास पैसा भले ही कम था, लेकिन वो प्यार कमा चुकी थी। हॉस्पिटल में सोनल के डिलीवरी के वक्त सारी गांव की औरतें आईं और जब उसकी सही सलामत डिलीवरी हो गई तो वो सभी चली गईं। ये देखकर आस्था को अब सोनल पर गर्व हुआ। साथ ही सोनल ने एक बेटा और रिद्धिमा ने बेटी को जन्म दिया था। रिद्धिमा, बहू बहुत अच्छे। मेरी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और सोनल बहू, तुझसे तो मैं क्या ही कहूँ। तेरी डिलीवरी पर मुझे समझ आया कि तू क्या है, कितने लोगों का दिल जीत चुकी है। तू, तेरे लिए सारा गांव दुआ कर रहा है और साथ ही तूने मुझे मेरे घर का वारिस दे दिया। मुझे माफ कर देना बहू, आज तक मैंने तुझसे जो भेदभाव रखा। आस्था की बात सुनकर सोनल की आंखें भर आईं। उसने भरी आंखों से रिद्धिमा को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। बस फिर क्या था, अब सोनल को भी उसका हक मिल चुका था। आस्था ने दोनों के ही बच्चों को गोद में उठाया और प्यार से दुलारा और सभी अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे थे। बाढ़ से बचने के लिए गरीब परिवार ने बनाया पेड़ पर खेत और घर। अरे ये अचानक मौसम क्यों खराब होने लगा? लगता है तेज बारिश आने वाली है। हाँ वैष्णवी, सही कहा, 1-2 बूंद बारिश की पड़नी शुरू हो गई है। बारिश तेज हो इससे पहले इन बर्तन और कपड़ों को धोकर फटाफट घर चलते हैं। पवित्रा इतना कहती है कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है।
अरे मौसम तो पूरी तरीके से खराब हो गया। फटाफट बर्तन और कपड़े उठाओ और घर की तरफ भागो, क्योंकि घर में भी बारिश की बूंदें टपक रही होंगी। अब दोनों बहू बारिश में भीगती हुई कपड़े बर्तन लेकर घर आती हैं, जहां उनकी नंद छत से टपकते बारिश की बूंदों के नीचे बड़े बड़े भगोने लगा रही होती हैं। तभी सर से बारिश की बूंद पोंछती हुई देवकी कहती है, बारिश तो तेज होते जा रही है। मुझे डर है कि कहीं ये बारिश बाढ़ का रूप न ले ले। अब बारिश में भीगते हुए देवकी के दोनों बेटे भी घर आते हैं। आप लोग ठीक है? इस बार की बारिश किसी आपदा से कम नहीं लग रही। हाँ, समाचार के अनुसार कह रहे हैं कई गांव में बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। हे भगवान, हम गरीबों की रक्षा करना। अब धीरे धीरे बारिश की बूंदें कम होती हैं, जिसके बाद दोनों बेटे मिलकर घर में भरे पानी को बाल्टी से बाहर फेंक रहे होते। तभी वहां पर एक बड़े से कार में क्षेत्र का विधायक माइक में गांव वालों को सूचित करते हुए कहता है, इस गांव में रहने वाले सभी निवासियों से आवेदन किया जाता है कि कुछ दिनों में इस गांव में बाढ़ आने की संभावना है। इसलिए आप लोग सभी अपने स्थान को खाली करके दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कीजिए। आसपास खड़े गांव के लोग विधायक की बातें सुनकर, हे भगवान, हम गरीब लोग इस बाढ़ से बच के कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने का कोई भी दूसरा निवास नहीं है। वहीं देवकी का सारा परिवार घर में चिंतित बैठे हुए थे। अब तो गांव के विधायक ने भी हमें ये स्थान खाली करने को बोल दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे इस बाढ़ से बच के? ये बारिश का मौसम तो हर बार गरीबों के ऊपर कहर ही ढाता है। इसी तरह अगले दिन दोनों बहू चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। माँ, पिताजी, भैया, देखिए गांव के कुछ लोग तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाढ़ से बच के यहाँ से जा रहे हैं। अब जैसे ही प्रेरणा इतना कहती है कि तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर से घर की चौखट से नदी की लहरों का पानी, बारिश की बूंदें घर में टपकने और भरने लगती हैं। हे भगवान, चारों तरफ घर में बारिश का पानी भरता जा रहा है। हे भगवान, मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकेगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। अब देखते ही देखते बारिश की बूंदें, नदी की लहरें घर में तेज तेज घुसती ही जा रही थी, जिससे परिवार का हर एक सदस्य का आधा आधा शरीर पानी में अब डूब चुका था। माँ, पिताजी, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, अभी तक तो ठीक है, पर आगे का पता नहीं। मुझे लगता है जल्द ही अब हम इस बाढ़ में डूब के मरने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद धीरे धीरे बारिश थमने लगती है। गरीब परिवार चैन की सांस लेता है कि तभी अगले ही दिन जब सारा परिवार सुबह के 5 बजे सो रहे होते हैं कि अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आनी शुरू हो जाती है और इस बार बारिश की बूंदें और तूफानों की लहरें इतनी तेज होती हैं कि उन गरीब परिवार का छत उड़ जाता है और घर में तेजी से बारिश का पानी भरने लगता है। पूरा परिवार पानी में डूब चुका होता है। बाढ़ आ गई। उठिए आप लोग, देखिए घर में पानी भरता जा रहा है। हे भगवान, अनिल, नमन, ये बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं, खतरनाक बाढ़ है जिसमें हमारा पूरा परिवार डूबता ही जा रहा है। कुछ करो नमन, नहीं तो माँ पिताजी डूब जाएंगे, उन्हें तैरना भी नहीं आता। अब सारा परिवार पानी के अंदर डूबता हुआ। कुछ नहीं होगा प्रेरणा, निशा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ भैया, हम ठीक है। आप माँ पिताजी को देखिए, उन्हें कुछ ना। अब दोनों ही भाई अपनी अपनी पीठ पर अपने माँ और पिताजी को लेटा लेते हैं। महेश देवकी पीठ पर लेटकर अपने बेटों को जकड़ पकड़ लेते हैं। इसके बाद पूरा परिवार बाढ़ के पानी में तैरता तैरता एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता है और एक विशाल पेड़ के नीचे आकर बैठता है। इसके बाद दोनों बहू अपने सास ससुर के सीने को दबाकर उनके मुंह का पानी निकालती हैं। माँ, पिताजी, आप लोग ठीक हैं? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। अब कई घंटों से बाढ़ में भीगने के कारण पूरा परिवार ठंड से कांपने लगता है। अच्छा हुआ हम यहाँ आकर एक मजबूत पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बाढ़ से बचने के लिए हमें इसी विशाल पेड़ के नीचे बैठना होगा। कई सालों से मैंने अपने घर को बाढ़ में बचा के रखा था, पर आज मेरा घर पूरी तरीके से टूटकर अस्त व्यस्त हो गया। माँ, हिम्मत रखिए। अब ठंड से कांपते कांपते पूरे परिवार की आंखें बंद होने लगती हैं कि तभी फिर एक बार आसमान में तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और चारों तरफ से काले बादल घिर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। भैया भाभी, बारिश हो रही है। पिताजी, हमें यहाँ से निकलना होगा।
अब पूरा परिवार एक बार फिर वहां से उठकर बारिश में भीगता हुआ एक दूसरे विशाल पेड़ के नीचे आकर बैठता है। अरे देखो कितनी खूबसूरत गिलहरी है। हाँ, खूबसूरत तो है, पर बेचारी हमारी तरह ये भी बारिश में परेशान हो रही है। परेशान नहीं हो रही, वो बारिश का आनंद ले रही है क्योंकि उसके पास तो खुद का घर है। देखो कैसे पेड़ के एक छोटे से होल में वो अपने आप को बारिश से बचा रही है। ऊपर से इनका इस मजबूत पेड़ के अंदर घर है, ये तो बारिश में खराब भी नहीं होगा। वैसे कह तो तुम सही रही हो, पेड़ होता तो सचमुच बहुत मजबूत है। इसकी टहनियाँ, इसकी शाखाएं, जड़ें सब मजबूत होती है। क्यों ना हम भी इसी की तरह अपना एक पेड़ घर बनाएं। ये तो पॉसिबल थोड़ी ना है, वो तो छोटे से जानवर हैं, हम तो इंसान हैं, वो भी इतने लंबे चौड़े, हम कैसे बना सकते हैं पेड़ घर? हम तो उसमें फिट भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ भाभी, सही कहा, हमें कोशिश करना चाहिए, क्या पता हम सफल हो जाएं। अब वैष्णवी की बातें मानकर निशा, नमन, अनिल, पवित्रा चारों बड़े बड़े पेड़ को कुल्हाड़ी की सहायता से काट काट कर अपना घर बनाकर तैयार करते हैं। अरे तुम सबने तो बाढ़ से बचने के लिए बहुत ही खूबसूरत पेड़ घर बनाकर तैयार कर लिया। ये मजबूत पेड़ घर तो ना अब बारिश से खराब होगा ना बाढ़ में डूबेगा। जी माँ जी। अब अनिल और नमन अपने पेड़ घर से जुड़ी एक लकड़ी की सुंदर सी सीढ़ियां भी बनाते हैं, जिससे वो आराम से अपने पेड़ घर के अंदर चढ़ना उतरना कर पाते हैं। अब पूरा परिवार एक एक करके अपने पेड़ घर के अंदर घुसता है। कितना खूबसूरत पेड़ घर बनाया है। खिड़कियों से बाहर का नजारा भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद अनिल और नमन बाहर से फल तोड़कर लाते हैं। लीजिए, आप सभी ये फल खा लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास खाने का कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही वो पूरा गरीब परिवार बाहर से फल और हरी जंगली साग को तोड़कर बनाते और खाते हैं। तभी एक दिन वैष्णवी कहती है, पिताजी, हम कब तक ऐसे ही फलों को तोड़कर खाते रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए, क्यों ना हम खेती करना शुरू करें? बहू, खेती करने के लिए जमीन भी तो होनी चाहिए। पिताजी, जमीन कहाँ से लाएंगे? हम तो पेड़ घर में रहते हैं ना। तो क्या हो गया, अगर हम पेड़ घर में रह सकते तो पेड़ घर में खेती नहीं कर सकते? कैसी बात कर रही हो? पेड़ पर भला खेती? अरे खेती हुई है कभी पेड़ पर? खेती करने के लिए हमें हमेशा उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है। हाँ चलो, मैं मानती हूँ खेती करने के लिए हमें उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है, पर छोटी मोटी चीज तो हम कहीं भी मिट्टी लाकर उसमें बीज डालकर उगा सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा किया जा सकता है। हाँ, मैं वही समझाना चाहती हूँ। अब हम लोग इस तरह पेड़ की शाखाओं को चौड़े चौड़े आकार में काट कर उस पर मिट्टी बिछाकर सब्जियों की खेती करेंगे। मुझे तो बहू का ये सुझाव ठीक लग रहा है। इस तरह से हमारा पेड़ खेत बाढ़ की चपेट में कभी नहीं आएगा। अब सभी मिलकर पेड़ की शाखाओं को कुल्हाड़ी से काट काट कर उसे चौड़ा आकार देते हैं, जिसके बाद वैष्णवी और पवित्रा उसके ऊपर मिट्टी बिछाती हैं और प्रेरणा और निशा कई तरह के बीज उसके अंदर रोपती हैं। देखना, जल्द ही हमारी हरी भरी सब्जियों की खेती इस पेड़ पर होनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ ही दिनों में गरीब परिवार के पेड़ खेत में हरी भरी सब्जियां उगकर तैयार हो जाती हैं। देखिए पिताजी, माँ जी, हमारे पेड़ खेत पर हरी भरी ताजी सब्जियां उगकर तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह वो पूरा गरीब परिवार बाढ़ से खुद को बचाकर अपने पेड़ घर और पेड़ खेत से व्यापार करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी एक दिन दूसरे गांव से कई लोग बाढ़ से बचकर अपने हाथ और सर पर सामानों की मोटरी रखकर उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां वह पेड़ घर और पेड़ खेत देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, इतना बड़ा पेड़ घर और पेड़ खेत आप लोग का है क्या? हाँ भाई साहब, और क्या करते, बाढ़ से खुद को बचाने के लिए हमारे पास एक यही रास्ता बचा था। बाढ़ में तो हमारा भी घर बह गया। भाई साहब, हमें भी बाढ़ से बचना है, क्या आप हमारे लिए भी इस तरह का खेत घर बनवा सकते हैं? एक पेड़ घर मुझ विधवा के लिए भी। उस भयानक बाढ़ में मेरे पति खत्म हो गए। मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चों का सर छुपाने के लिए मेरे पास अब कोई घर नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। अब इसी तरह वह गरीब परिवार दूसरे गरीब परिवार को भी बाढ़ से बचाने के लिए कई तरह के पेड़ों से पेड़ घर और पेड़ खेत बनाकर उन्हें रहने को देते हैं।